कल्पना कीजिए आप एक भीड़ भरी दुनिया में खड़े हैं। हर तरफ लोग बात कर रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उनके बीच खड़े हैं, लेकिन आपका मन कुछ अलग फील करता है। आप ज्यादा बोलने के बजाय सुनना पसंद करते हैं। आप भीड़ में होते हुए भी अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि शायद आप में कुछ कमी है। लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आउटगोइंग होना ज़रूरी है, हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। आप सोचते हैं, क्या सच में ऐसा ही है? क्या जो लोग शांत रहते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं, उनके पास कोई खास बात नहीं होती? लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही ताकत है। आप गहरा सोच सकते हैं, आप दूसरों को समझ सकते हैं, आप उन चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान है। ये कहानी आपकी है, एक ऐसी जर्नी जहां आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और धीरे धीरे ये रियलाइज करते हैं कि इस शोर भरी दुनिया में भी आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। चैप्टर 1 द राइज ऑफ द माइटी लाइकेबल फेलो। कल्पना कीजिए आप एक पुराने जमाने के शहर में हैं जहां लोग अपनी पहचान अपने कैरेक्टर से बनाते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो ईमानदारी, मेहनत और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ किसी को अपने आप को साबित करने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपको समझते हैं आपके काम से, आपके व्यवहार से। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता है। आप खुद को एक नए युग में पाते हैं जहाँ सब कुछ बदल चुका है। अब लोग आपको आपके कैरेक्टर से नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। अब ज़रूरी हो गया है कि आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करें, उन्हें इम्प्रेस करें, उनका ध्यान खींच सकें। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर आपसे कहते हैं कि ग्रुप में बात करो, अपने आइडियाज़ शेयर करो। आपके आसपास के लोग बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास भी आइडियाज़ हैं, लेकिन आप उन्हें पहले समझना चाहते हैं, उन्हें अंदर ही अंदर शेप देना चाहते हैं। लेकिन इस नए सिस्टम में जो ज़्यादा बोलता है वही ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि दुनिया आपको बदलने की कोशिश कर रही है। आपको कहा जाता है कि ज़्यादा आउटगोइंग बनो, ज़्यादा सोशलाइज करो, अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। आप सोचते हैं कि क्या सच में आपको अपनी असली नेचर को छोड़कर किसी और जैसा बनना पड़ेगा? इस नए युग को लोग एक नाम देते हैं, पर्सनैलिटी का युग। यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू उस इंसान को मिलती है जो चार्मिंग हो, कॉन्फिडेंट हो और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आपके अंदर एक सवाल उठता है कि क्या जो लोग शांत हैं, जो गहरा सोचते हैं, उनकी जगह इस दुनिया में कहीं है या नहीं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप अभी सिर्फ शुरुआत पर हैं। धीरे धीरे आप समझने वाले हैं कि जो दुनिया आपसे छुपा रही है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 2 द मिथ ऑफ कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कल्पना कीजिए आप एक ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आपके सामने एक मीटिंग चल रही है जहां सब लोग एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। रूम में एक ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा बोल रहा है। उसकी आवाज तेज है, उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि लोग उसकी बातों को बिना ज्यादा सोच समझे मान भी रहे हैं। आप चुपचाप बैठे हैं, आप सबकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आपके दिमाग में भी आइडियाज आ रहे हैं, शायद और भी गहरे और प्रैक्टिकल, लेकिन आप बोलने से पहले उन्हें अच्छे से समझना चाहते हैं। तब तक मीटिंग आगे बढ़ चुकी होती है और डिसीजन हो चुका होता है। आपको लगता है कि शायद लीडरशिप का मतलब ही ये है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही लीडर होता है, जो सबको इम्प्रेस कर सके वही सबसे केपेबल माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप कुछ और देखना शुरू करते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं कि हर बार जो सबसे लाउड होता है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी उसके डिसीजंस जल्दी में लिए होते हैं, कभी कभी वो दूसरों की बात सुनता ही नहीं और कभी कभी उसकी वजह से टीम के अच्छे आइडियाज दब जाते हैं। फिर आप एक और तरह के लीडर को देखते हैं। वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। वो पहले सबकी बात समझता है, फिर डिसीजन लेता है। वो अपनी टीम को बोलने का मौका देता है, उन्हें ग्रो करने देता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि असली लीडरशिप आवाज की तेजी में नहीं, समझ की गहराई में होती है। आपको एहसास होने लगता है कि दुनिया ने एक मिथ बना दिया है कि सिर्फ कैरिज्मेटिक लोग ही ग्रेट लीडर्स बन सकते हैं।
लेकिन सच ये है कि जो लोग शांत होते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं, जो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, वो भी उतने ही पावरफुल लीडर्स होते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। अब आप अपने आप को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी खामोशी आपकी कमी नहीं, बल्कि आपकी लीडरशिप की शुरुआत है। चैप्टर 3 When Collaboration Kills Creativity। कल्पना कीजिए आप एक मॉडर्न ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां सब कुछ टीम वर्क के नाम पर होता है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और तुरंत कहा जाता है कि आप अपनी टीम के साथ बैठकर आइडियाज डिस्कस करें। आप सब एक टेबल के अराउंड बैठे हैं और डिस्कशन शुरू होता है। कुछ लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। आइडियाज एक के बाद एक आते जा रहे हैं। रूम में एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, लेकिन आप अंदर ही अंदर फील करते हैं कि आप अभी रेडी नहीं है बोलने के लिए। आप थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि कुछ ही लोग बार बार बोल रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं। धीरे धीरे उन्हीं लाउड लोगों के आइडियाज डोमिनेट करने लगते हैं। आपके दिमाग में भी कुछ यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, लेकिन आप उन्हें तुरंत एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जब तक आप रेडी होते हैं तब तक डिस्कशन किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। आपको लगता है कि शायद टीम वर्क का मतलब ये है कि सब लोग एक साथ बैठकर तुरंत आइडियाज शेयर करें, लेकिन फिर आप नोटिस करते हैं कि कई बार ऐसे ग्रुप डिस्कशंस में असली क्रिएटिविटी दब जाती है। लोग दूसरों के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नया सोचने की जगह सेफ आइडियाज चूज कर लेते हैं। फिर आप एक अलग अप्रोच देखते हैं। यहाँ लोगों को पहले अकेला सोचने का टाइम दिया जाता है। हर इंसान अपने आइडियाज को क्वाइटली डेवलप करता है, उसके बाद सब मिलकर उन आइडियाज को शेयर करते हैं। आप देखते हैं कि इस तरीके से आइडियाज ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ओरिजिनल और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि कोलैबोरेशन जरूरी है, लेकिन हर वक्त और हर तरीके से नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल आइडियाज तब आते हैं जब आप अकेला होते हैं, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रेशर की फ्रीली सोच सकता है। अब आपको एहसास होता है कि आपका शांत रहना, अकेले सोचना और फिर अपने आइडियाज को शेयर करना एक वीकनेस नहीं है। ये एक अलग तरीका है सोचने का, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, और शायद इसी में आपकी असली क्रिएटिविटी छुपी हुई है। चैप्टर 4 इज टेम्परामेंट डेस्टिनी। कल्पना कीजिए आप बचपन की एक याद में लौट जाते हैं। आप एक छोटे से बच्चे हैं जो या तो नए लोगों से मिलकर तुरंत कंफर्टेबल हो जाता है, या फिर थोड़ा सा पीछे हटकर उन्हें ऑब्जर्व करता है। शायद आप वही बच्चे हैं जो पहले समझता है फिर रिएक्ट करता है। तब आपको ये सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि आप बस वैसे ही हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लोग आपको लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है आप शाय हैं, कोई कहता है आप रिजर्व्ड हैं। धीरे धीरे आप भी सोचने लगते हैं कि शायद ये आपकी परमानेंट आइडेंटिटी है। आपके अंदर एक सवाल उठता है कि क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या आप अपनी नेचर को बदल सकते हैं या नहीं? फिर आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपका टेम्परामेंट सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि आपकी बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी रिएक्शंस, सब कुछ एक नेचुरल पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा स्टिमुलेशन पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग शांति में ही अपनी बेस्ट स्टेट में होते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनते हैं जहां छोटे बच्चों को नए सिचुएशंस में ऑब्जर्व किया गया। कुछ बच्चे तुरंत रिएक्ट करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ बच्चे चुपचाप देखते हैं, समझते हैं और फिर धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। आपको एहसास होता है कि ये डिफरेंसेस बहुत अर्ली स्टेज से ही होते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर रुकते नहीं है। आप ये भी समझने लगते हैं कि टेम्परामेंट आपकी पूरी किस्मत डिसाइड नहीं करता। आप अपनी नेचुरल टेंडेंसीज के साथ जीते हुए भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जा सकते हैं, लेकिन अपनी असली नेचर को खोए बिना। अब आप अपने आप को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप जैसा फील करते हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से भी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। Chapter 5 Beyond Temperament, the Role of Free Will and the Secret of Public Speaking for Introverts। कल्पना कीजिए आप एक स्टेज के पीछे खड़े हैं। आपके हाथ थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है। आपको कुछ ही देर में लोगों के सामने जाकर बोलना है। आप सोचते हैं कि आप तो वो इंसान हैं जो शांत रहना पसंद करते हैं, जो भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। फिर आप यहाँ कैसे आ गए?
आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है कि शायद ये आपके बस की बात नहीं है, शायद आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरी आवाज़ भी आती है जो कहती है कि कभी-कभी आप अपनी नेचुरल कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी कुछ कर सकते हैं, और शायद वही ग्रोथ का रास्ता है। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपका टेम्परामेंट आपको एक डायरेक्शन देता है, लेकिन आपको उसमें बंद कर नहीं रखता। आपके पास चॉइस होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आप अपनी नेचुरल स्टेट में रहेंगे और कब आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। आप स्टेज पर जाते हैं। शुरू के कुछ पल मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं, आपको लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आप लाउड या फ्लैशी होने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस अपनी बात सच्चाई से कह रहे हैं और वही लोगों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आप जब किसी चीज़ के लिए डीपली केयर करते हैं तो आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। आप टेम्परेरीली एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा अलग हो, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको ये भी एहसास होता है कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने तरीके से, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। आप शोर मचाकर नहीं, बल्कि गहराई से कनेक्ट करके लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। अब आप समझने लगते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके टेम्परामेंट से डिसाइड नहीं होती, आपके पास फ्री विल है। आप चूज़ कर सकते हैं कि कब आप अपनी कंफर्ट में रहेंगे और कब आप उससे बाहर निकलकर कुछ बड़ा करेंगे, और शायद यही बैलेंस आपको एक नई पहचान देता है। चैप्टर 6 फ्रैंकलिन वॉज अ पॉलिटिशियन बट एलेनोर स्पोक आउट ऑफ कॉन्शियंस, व्हाई कूल इज ओवररेटेड। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कूल दिखना चाहता है, कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है, ऐसा लगना चाहता है कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आप भी उनके बीच खड़े हैं, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि ये सब आपके लिए नेचुरल नहीं है। आप देखते हैं कि कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को इतना पॉलिश कर लेते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। वो हमेशा सही बात बोलते हैं, सही वक्त पर रिएक्ट करते हैं और लोग उन्हें एडमायर करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद यही सक्सेस का रास्ता है, हमेशा कंपोज्ड रहना, हमेशा इम्प्रेसिव दिखना। लेकिन फिर आप एक और तरह के इंसान को नोटिस करते हैं। वो शायद उतना पॉलिश्ड नहीं है, उतना फ्लैशी नहीं है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है। वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलता, बल्कि इसलिए बोलता है क्योंकि उसे सच में परवाह है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कूल दिखना और ऑथेंटिक होना दोनों अलग चीज़ें हैं। कूल लोग शायद लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लोग दिल से बोलते हैं वो लोगों को डीपली टच करते हैं। उनकी बातें याद रहती हैं, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा होता है। आपको ये भी एहसास होता है कि जब आप अपनी असली फीलिंग्स को दबाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप कूल दिखें, तब आप अपनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को खोने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने वैल्यूज़ के साथ खड़े होते हैं, अपनी आवाज़ को सच्चाई के साथ यूज़ करते हैं, तब आप सच में पावरफुल बन जाते हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं? क्या आप बस लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी में सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? धीरे धीरे आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज़ करेंगे, चाहे वो थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो। और यहीं पर आप समझने लगते हैं कि दुनिया को सिर्फ कूल लोगों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने कॉन्शियंस के साथ खड़े रहते हैं। और शायद आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। चैप्टर 7 Why did Wall Street crash and Warren Buffett prosper? कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पैसा, पावर और फास्ट डिसीजंस सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं लोग जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं और हर वक्त एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना बोल्ड और अग्रेसिव होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप एक बड़े फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। हर तरफ लोग लाउड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और अपनी प्रेडिक्शंस पर पूरा भरोसा रखते हैं। आप देखते हैं कि लोग बिना रुके डिसीजंस ले रहे हैं, बिना पूरी तरह सोच समझ के। सबको लगता है कि वो सही हैं और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि ये स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस एक प्रॉब्लम बनने लगती है। लोग एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं बिना अपनी सोच लगाए।
रिस्क बढ़ता जाता है, लेकिन कोई रुककर उसे समझने की कोशिश नहीं करता। फिर एक दिन सब कुछ हिल जाता है, मार्केट गिर जाती है और लोग समझ नहीं पाते कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इसी बीच आप एक अलग तरह के इंसान के बारे में सुनते हैं। वो इतना लाउड नहीं है, वो हर वक्त स्पॉटलाइट में नहीं रहता। वो शांत रहता है, पेशेंटली ऑब्जर्व करता है और हर डिसीजन लेने से पहले गहरा सोचता है। वो भीड़ को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ट्रस्ट करता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उसकी सक्सेस किसी लक का रिजल्ट नहीं है। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो इम्पल्सिव नहीं है, वो जल्दी में डिसीजन नहीं लेता, वो इमोशंस के फ्लो में नहीं बह जाता। वो पेशेंस रखता है और वही पेशेंस उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। आपको एहसास होता है कि दुनिया अक्सर स्पीड और बोल्डनेस को रिवॉर्ड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग जीतते हैं जो शांत होते हैं, जो डिसिप्लिन रखते हैं, जो अपनी सोच पर टिके रहते हैं। आप देखते हैं कि कभी-कभी स्लो होना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब आप अपने आप से पूछते हैं कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। क्या आप भी भीड़ के साथ बह जाते हैं या फिर आप रुककर सोचते हैं? धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी शांति, आपका पेशेंस और आपकी गहरी सोच ही आपको सही डायरेक्शन दे सकती है। और यहीं पर आप एक नई बात सीखते हैं कि हर बार सबसे तेज चलने वाला ही जीतता नहीं है। कभी-कभी जो रुककर समझता है वही सबसे आगे निकल जाता है। चैप्टर 8 सॉफ्ट पावर, एशियन अमेरिकन्स एंड द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। कल्पना कीजिए आप एक नए देश में आए हैं। यहाँ की कल्चर आपके लिए थोड़ी अलग है। यहाँ लोग खुलकर बोलते हैं, अपने आइडियाज़ तुरंत शेयर करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंटली दिखाते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ जो ज़्यादा बोलता है उसे ही ज़्यादा नोटिस किया जाता है। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर सवाल पूछते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तुरंत हाथ उठाकर जवाब देने लगते हैं। आपके पास भी जवाब है, लेकिन आप पहले उसे अच्छे से समझना चाहते हैं। आप थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और तब बोलना चाहते हैं, लेकिन तब तक किसी और ने जवाब दे दिया होता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आपका तरीका यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। आप देखते हैं कि कुछ लोग नेचुरली इस सिस्टम में कंफर्टेबल है, जबकि आप जैसे लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। आपके अंदर एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर आप अपनी रूट्स को याद करते हैं। आपको याद आता है कि आपकी कल्चर में शांति, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट को वैल्यू दी जाती थी। आपको सिखाया गया था कि पहले सुनो, फिर बोलो। आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका ये तरीका गलत नहीं है, बस अलग है। आप धीरे धीरे देखते हैं कि जो लोग शांत होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, जो डीपली काम करते हैं, वो अपनी जगह बना लेते हैं। शायद वो तुरंत स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन उनका काम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। आप समझने लगते हैं कि पावर सिर्फ लाउड होने में नहीं होती, कभी-कभी पावर सटल होती है, जो धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट दिखाती है। आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका फोकस्ड अप्रोच ही आपकी स्ट्रेंथ है। अब आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर कल्चर का अपना एक तरीका होता है और हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने तरीके को एक्सेप्ट करेंगे और उससे ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। और यहीं पर आप सीखते हैं कि आपको किसी और जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से भी इस दुनिया में अपनी एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल जगह बना सकते हैं। चैप्टर 9 व्हेन शुड यू एक्ट मोर एक्सट्रोवर्टेड देन यू रियली आर। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लोगों के सामने आना पड़ रहा है। शायद आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है या किसी नए ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करना है। आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट कहता है कि आप थोड़ा पीछे रहें, ऑब्जर्व करें और क्वाइटली काम करें, लेकिन सिचुएशन आपसे कुछ और डिमांड कर रही है। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ आपकी नेचुरल पर्सनालिटी है जो शांत रहना पसंद करती है, दूसरी तरफ आपका गोल है जो आपसे कहता है कि आपको आगे बढ़ना होगा, लोगों के सामने आना होगा। आप सोचते हैं कि क्या आपको अपने आप को कंप्लीटली बदल देना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि ये चेंज परमानेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी आइडेंटिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टेम्पररी अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, सिर्फ उतना जितना ज़रूरी हो। आप अपने लिए एक रीज़न ढूंढते हैं। शायद ये प्रेजेंटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। जब आप किसी चीज़ के लिए डीपली केयर करते हैं, तब आप अपनी नेचुरल लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आप स्टेज पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और धीरे धीरे आपको लगता है कि आप हैंडल कर पा रहे हैं। आप रियलाइज़ करते हैं कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे, आप बस अपने एक दूसरे साइड को यूज़ कर रहे हैं जो पहले छुपा हुआ था।
लेकिन इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। आपको रिचार्ज होने के लिए अपना अलोन टाइम चाहिए होता है। अगर आप हमेशा ही अपने आप को पुश करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। अब आप समझने लगते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बल्कि उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। आप चूज़ कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ें और कब आप पीछे हटकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें। और यहीं पर आप सीखते हैं कि आपको किसी एक लेबल में बंधने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आप अपने गोल्स के लिए आगे आ सकते हैं और फिर अपनी शांति में लौटकर खुद को वापस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चैप्टर 10 कम्युनिकेशन गैप, हाउ टू टॉक टू मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट टाइप। कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठकर बात कर रहे हैं जो आपसे बिल्कुल अलग है। आप शांत रहकर बात करना पसंद करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान तुरंत बोलता है, बिना रुके अपनी बात रखता है और हर चीज़ पर जल्दी रिएक्ट करता है। शुरू में आपको लगता है कि शायद वो आपको समझ नहीं पा रहा। जब आप थोड़ा रुक कर सोचना चाहते हैं, तब तक वो अगला टॉपिक शुरू कर देता है। आपको लगता है कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। धीरे धीरे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान भी शायद आपके बारे में कुछ और सोच रहा होता है। उसे लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो समझ नहीं पाता कि आप एक्चुअली डीपली सोच रहे हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम किसी एक की गलती नहीं है, ये बस दो अलग तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल्स का डिफरेंस है। एक स्टाइल फास्ट है, एक्सप्रेसिव है, दूसरा स्टाइल स्लो है, थॉटफुल है। फिर आप एक छोटा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप सामने वाले को थोड़ा क्लियरली बताते हैं कि आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और साथ ही आप ये भी ट्राई करते हैं कि जब ज़रूरी हो तब आप अपनी बात थोड़ी जल्दी और क्लियरली रख सकें। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि जब दोनों तरफ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। आप सामने वाले को समझने लगते हैं और वो आपको समझने लगता है। आपको एहसास होता है कि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है बात करने का। अगर आप सिर्फ अपनी तरीके को ही सही मानेंगे तो गैप कभी क्लोज नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे के तरीके को भी समझने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। अब आप समझने लगते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है, एडजस्ट करने का नाम है और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने का नाम है। और यहीं पर आप सीखते हैं कि जब आप लोगों को उनके असली तरीके के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप उनसे सच में कनेक्ट कर पाते हैं। Chapter 11 On Cobblers and Generals, How to Cultivate Quiet Kids in a World That Can't Hear Them। कल्पना कीजिए आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं जो अपनी दुनिया में खुश है। वो अकेला बैठकर कुछ बना रहा है या किसी किताब में खोया हुआ है। उसे शोर शराबा पसंद नहीं है। वो ज़्यादा लोगों के बीच रहकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई है। आप देखते हैं कि दुनिया उसे समझने की बजाय उसे बदलने की कोशिश कर रही है। उसे कहा जाता है कि ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा सोशलाइज करना चाहिए, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। धीरे धीरे वो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि क्या उसका नेचुरल तरीका गलत है। आप उस बच्चे के करीब जाते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप देखते हैं कि वो चीज़ों को कितनी गहराई से समझता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता है। वो पेशेंस के साथ काम करता है। उसकी क्रिएटिविटी अलग है, बस वो उसे लाउड तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। फिर आप समझने लगते हैं कि ऐसे बच्चों को पुश करने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें स्पेस चाहिए होता है, उन्हें टाइम चाहिए होता है। जब आप उन्हें उनके तरीके से ग्रो करने देते हैं, तब वो अपनी असली पोटेंशियल दिखा पाते हैं। आप ये भी देखते हैं कि जब ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलता है, जब उन्हें जज नहीं किया जाता, तब वो धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वो अपने तरीके से दुनिया का सामना करना सीख जाते हैं। आपको एहसास होता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे जनरल्स की तरह लाउड और कमांडिंग होते हैं, जबकि कुछ कॉबलर्स की तरह शांत और फोकस्ड होते हैं। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी जगह है। अब आप डिसाइड करते हैं कि आप ऐसे बच्चों को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उन्हें समझेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें ये फील कराएंगे कि उनका तरीका भी उतना ही वैल्यूबल है। और यहीं पर आप सीखते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप किसी को उसकी नेचर के अगेंस्ट पुश नहीं करते, बल्कि उसकी नेचर को समझकर उसे नर्चर करते हैं। शायद इसी तरह एक शांत बच्चा भी एक दिन अपनी अलग पहचान बना लेता है, बिना शोर मचाए। चैप्टर 12 द वंडरलैंड। कल्पना कीजिए आप एक लंबे सफर के बाद अब एक शांत जगह पर खड़े हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आपने अपने बारे में कितना कुछ सीख लिया है। पहले आप सोचते थे कि शायद आपको बदलना पड़ेगा, शायद आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे दुनिया चाहती है।
लेकिन अब आपको एहसास हो चुका है कि आप जैसा हैं वैसे ही पावरफुल हैं। आपने देखा कि दुनिया अक्सर उन लोगों को हाईलाइट करती है जो लाउड होते हैं, जो हर वक्त स्पॉटलाइट में रहते हैं। लेकिन आपने ये भी समझा कि असली स्ट्रेंथ अक्सर शांति में छुपी होती है। आप अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं जो पहले शोर में दब जाती थी। आप समझते हैं कि आपकी गहरी सोच, आपका पेशेंस और आपकी ऑब्जर्वेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको अब किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आप समझते हैं कि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है शाइन करने का। कोई आवाज़ से शाइन करता है तो कोई अपनी खामोशी से। आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है आप आगे बढ़ते हैं और जब ज़रूरत होती है आप अपनी शांति में लौट आते हैं। अब आपको ये बैलेंस समझ आ चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आप खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपको पता है कि आपको किसी और जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुद की पहचान के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखने वाले हैं, अपने तरीके से, अपनी शांति के साथ। चैप्टर 13 द लेसन्स। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां आपसे हर वक्त ज़्यादा बोलने, ज़्यादा दिखने और ज़्यादा लाउड होने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने ये समझा कि आपकी खामोशी कोई कमी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप अपने अंदर की गहराई को पहचान सकते हैं, कैसे आप दूसरों से अलग होते हुए भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बना सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि लीडरशिप सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने में होती है। आपने समझा कि हर वक्त भीड़ के साथ चलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी रुक कर सोचना, अपनी डिसीजंस को समझना ही आपको आगे ले जाता है। आपने ये भी सीखा कि अकेले रहना वीकनेस नहीं है, बल्कि वही आपको क्लैरिटी और क्रिएटिविटी देता है। आपने ये जाना कि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जाए बिना भी ग्रो कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो आप अपने आप को पुश कर सकते हैं और फिर वापस अपनी शांति में लौटकर खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने ये सीखा कि आपको किसी और जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा हैं वैसे ही काफ़ी हैं। आप अपने तरीके से भी इस दुनिया में अपनी एक अलग और पावरफुल जगह बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी इस असली पावर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी खामोशी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए रेडी हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और पावरफुल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करें।